बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी किया था डिटेल के साथ। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको इल्म है कि हमने ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था, इसमें हमारे पास मेन जो कंसेप्ट था का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में कि टार्क हमने पढ़ा था कि हमने कहा था कि फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की वजह से बॉडी अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेशन करे, डेट इज हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस हो गया है। और टार्क प्रोड्यूस होने के लिए एक अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड थी और एक पॉइंट ऑफ एक्शन यानी जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होती है वहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसको हम मोमेंट ऑफ आर्म कहते हैं। मोमेंट ऑफ आर्म मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स डेट इज इक्वल टू टार्क। अब इसी इक्वेशन को हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, यूज़ करके सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आज के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाले चैप्टर में फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास कहते हैं, स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कहते हैं टू ओपन ए डोर फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। कहते हैं कि एक डोर को ओपन करने के लिए, दरवाजे को ओपन करने के लिए हमारे पास फोर्स जो अप्लाई की जाती है यानी उसके हैंडल पे जो फोर्स अप्लाई की जाती है, पॉइंट ऑफ एक्शन पे जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो कितनी होती है, 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाती है। और वो फोर्स इज अप्लाइड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, यानी वो जो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होती है पॉइंट ऑफ एक्शन, वहाँ पे अगर हम एक्सिस ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के साथ उस फोर्स का जो एंगल बनता है वो कितना है, 30 डिग्री है। कहते हैं कि फाइंड मालूम करें द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये जो फोर्स 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाती है डोर को ओपन करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट जो बनाती है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। देखें स्टूडेंट, अब यानी वो आपसे न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, फोर्स गिवन कर देता है, कहते हैं कि इसके हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट ये कुछ सिचुएशन हमारे पास इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक डोर है, ये डोर और ये डोर है हमारे पास। इस डोर के ये पॉइंट ऑफ एक्शन है जहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है। स्टूडेंट यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डेट इज एफ फोर्स। अब ये जो फोर्स स्टूडेंट अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, अगर इस फोर्स को हम अगर इसके एक्सिस को ड्रा करें तो एक इसका वाई कंपोनेंट बनता है और एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट बनता है। अब यानी वो जो कहते हैं कि जो फोर्स अप्लाई की जाती है, जो फोर्स एफ अप्लाई की जाती है, इसके हॉरिजॉन्टली यानी एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट मालूम करें। टोटल फोर्स की जो वैल्यू गिवन करता है वो कहते हैं 15 न्यूटन फोर्स है हमारे पास। अब स्टूडेंट हम पहले लिख लेते हैं इसका हमारे पास कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। स्टूडेंट गिवन डेटा में यानी पहले हमें सबसे पहले स्टूडेंट लिख लेता हूं कि इसका मेरे पास आंसर कौन सा है। आंसर जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल कहा जाता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल का मेरे पास जो आंसर है डेट इज, इसमें मैंने लिखता हूं कि मेरे पास गिवन डेटा, गिवन डेटा जो चीज़ हमें गिवन है वो पहले मैं लिख लेता हूं गिवन डेटा में। तो स्टूडेंट गिवन डेटा में मेरे पास वो हमें फोर्स गिवन कर देता है। फोर्स यानी F इज इक्वल टू 15 न्यूटन के डोर को ओपन करने के लिए जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 15 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू वो हमें गिवन कर देता है। फिर हमें साथ न्यूमेरिकल नंबर 1 में वो गिवन करता है, एंगल गिवन करता है कि जिस पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट पे एक्सिस अगर ड्रा किया जाए तो एक्स एक्सिस के साथ जो फोर्स एंगल बनाती है, हॉरिजॉन्टली जो एंगल बन रहा है थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री बन का एंगल बन रहा है। अब ये दो चीजें वो हमें गिवन कर देता है। रिक्वायर्ड हमसे पूछ ये रहा है, मालूम हमें ये करना है कि ये जो फोर्स गिवन है इसका हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के पे जो कंपोनेंट है डेट इज एफ एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी और फोर्स की वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी। स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब हमें पता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो अगर वहां पे एक्सिस ड्रा किया जाए तो वो एंगल बनाती है। अब अगर उसको हम रिजॉल्व करें उसके कंपोनेंट में तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक
जिसके हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब यही दोनों हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट Fx प्लस Fy मिलकर हमारे पास टोटल F15 न्यूटन फोर्स बनती है। लेकिन हमें यह मालूम करने कि Fx की वैल्यू कितनी है और Fy की वैल्यू कितनी है। स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ऐसी थी जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स को हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने फार्मूला ड्राइव किया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स में बनाई थी। तो Fx जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट आता है, Fx हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट, Fx हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट में Fx की जो वैल्यू के लिए मेरे पास फार्मूला बना था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी स्टूडेंट कि Fx मेरे पास आया था, Fx के लिए जो फार्मूला बना था Fx इज इक्वल टू F इंटू काज ऑफ थीटा, Fx इज इक्वल टू F इंटू काज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब F हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट के लिए ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, तो अब Fx किसके बराबर आ जाएगा, Fx इज इक्वल टू F की वैल्यू हमें गिवन है, F की वैल्यू स्टूडेंट 15 न्यूटन है, 15 मल्टीप्लाई इनटू कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो अब क्या बन जाएगा, Fx इज इक्वल टू 15 इंटू कॉज ऑफ 30 डिग्री। स्टूडेंट कॉज ऑफ 30 डिग्री मेरे पास बराबर होता है, कॉज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉज ऑफ 30 डिग्री स्टूडेंट मेरे पास बराबर होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। अगर इसको कैलकुलेटर में आप पुट करें इस वैल्यू को, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि 0.86 इंटू 6, ये मेरे पास इसकी कैलकुलेटर में वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी cos 30 डिग्री की। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू आप पुट करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 0.86 इंटू 6, डेट इज, अब सिंपली हो जाता है स्टूडेंट, आपके पास Fx किसके बराबर आ जाएगा, F इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 0.866 आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 12.99। अब स्टूडेंट ये पॉइंट के बाद 99 है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये मेरे पास एग्जैक्ट जो राउंड ऑफ करने के बाद आफ्टर राउंड ऑफ मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये 12.99 है, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, राउंड ऑफ करने के बाद 13 आ जाएगा। और फोर्स है तो फोर्स का कंपोनेंट है, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, तो साथ में लिख दूंगा न्यूटन। तो अब स्टूडेंट ये मेरे पास जो रिजल्ट आया है, ये मेरे पास Fx का जो रिजल्ट आया डेट इज इक्वल टू Fx इज इक्वल टू 13 न्यूटन आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की वैल्यू है। अब ये जो टोटल 15 न्यूटन फोर्स लग रही थी उसमें से मेरे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो 13 न्यूटन है। तो स्टूडेंट अब Fy कंपोनेंट को हम देखते हैं कि Fy कंपोनेंट मेरे पास बराबर होता है Fy इज इक्वल टू F इंटू साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट Fy इज इक्वल टू F साइन ऑफ थीटा। Fy कंपोनेंट को मालूम करने के लिए मैं लिख सकता हूँ F की वैल्यू हमें गिवन है 15 इंटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। अब स्टूडेंट Fy कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, Fy कंपोनेंट इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 30 डिग्री जो है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल साइन 30 डिग्री की स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है मेरे पास डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो Fy कंपोनेंट ऑफ फोर्स डेट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डेट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, 2 1 इज 2। अब अगर इसको मैं इस तरह से करूँ 15 डिवाइडेड बाई 2, 7 2 जार 14, 5 में से 4 को माइनस करें तो मेरे पास बच जाएगा 1। अब पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो 2 5 आर 10। अब आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर इसका 0.5। Fy कंपोनेंट इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 7.5। ये मेरे पास दोनों रिजल्ट आ जाएंगे कि मेरे पास Fy कंपोनेंट जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, 7.5 न्यूटन फोर्स के, और साथ यूनिट इसके मैं लिखूंगा न्यूटन क्योंकि फोर्स के यूनिट क्या है, न्यूटन है। और Fx कंपोनेंट जो मेरे पास आया था, मेरे पास Fx कंपोनेंट बराबर हो जाएगा Fx कंपोनेंट इज इक्वल टू 13 न्यूटन। ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 में है, कहते हैं कि ए बोल्ट ऑन ए कार इंजन नीड्स टू बी टाइटन विद ए टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन इंटू मीटर।
You use a 25 centimeter long range and pull on the end of the range perpendicularly. How much force do you have to exert? कहते हैं कि bolt on a car engine need to be tightened with a torque of 40 न्यूटन इंटू मीटर। कहते हैं कि एक बोल्ट है जो कार इंजन के अंदर बोल्ट को हमने टाइट करने के लिए हम उस पर टार्क की रिक्वायरमेंट होता है। टार्क जो हम यानी फोर्स अप्लाई करते हैं और मोमेंट ऑफ आर्म होता है, टार्क प्रोड्यूस होता है, तब बोल्ट हमारे पास इंजन के अंदर टाइट होता है। और टार्क जो कितना उसको बोल्ट को टाइट करने के लिए जो टार्क लगता है वो 40 न्यूटन टू मीटर टार्क की वैल्यू गिवन कर देते हैं। कहते हैं यू यूज ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रेंज। कहते हैं कि टाइट करने के लिए जो आप रेंज यूज करते हैं उसकी जो लेंथ है यानी आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। एंड पुल ऑन द एंड ऑफ रेंज परपेंडिकुलरली, आप इस फोर्स को परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगा के इसको रेंज को परपेंडिकुलरली इसको मूव कर फोर्स अप्लाई करते हैं। हाउ मच फोर्स डू यू हैव टू एग्जर्ट, आप कितनी फोर्स लगाएंगे, यानी आपको टार्क की वैल्यू गिवन कर देता है, आर की वैल्यू गिवन कर देता है। कहते हैं कि बोल्ट को टाइट करने के लिए जो टार्क लगता है उसकी वैल्यू गिवन कर देता है और आपको जो रेंज है उसका आपको आर की वैल्यू यानी मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू भी गिवन कर देते हैं। कहते हैं कि आप बताएं कि इतने टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बोल्ट को टाइट करने के लिए। तो स्टूडेंट आंसर नंबर 2 में न्यूमेरिकल का 2 का हमारे जो पास गिवन डेटा है वो टार्क हमें गिवन कर देता है। टार्क हमारे पास 40 न्यूटन मीटर आ जाता है और रेंज की जो हमें लेंथ गिवन करता है एक्चुअली वो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ आर्म, आर की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमें मालूम क्या करना है, एफ मालूम करना है यानी अप्लाइड फोर्स मालूम करना है। इतने टार्क को जब इतना मोमेंट ऑफ आर्म हो और इतना टार्क प्रोड्यूस करने के लिए वो पूछ रहा है कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट अब इसका हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि हम जानते हैं कि टार्क प्रोड्यूस होता है, तो टार्क हमने कहा था टार्क हमारे पास किसके बराबर होता है, टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट डेट इज इक्वल टू टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब टा इज इक्वल टू आर एफ मेरे पास आ जाएगा, टा इज इक्वल टू आर एफ आ जाएगा। अब देखिए टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो हमें मालूम टार की वैल्यू वो गिवन कर देता है, हमें आर की वैल्यू वो गिवन कर देता है, हमें मालूम क्या करना है, फोर्स। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, फोर्स को यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब टा डिवाइडेड बाय ये आर इस एफ के साथ क्रॉस हो रहा था, दूसरी तरफ चल के डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ चल के डिवाइड हो जाएगा, टा डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट कुछ रिजल्ट ऐसा बनेगा, एफ इस मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू टा यानी टार्क डिवाइडेड बाय आर। स्टूडेंट एफ इज इक्वल टू टार्क की वैल्यू हमें गिवन है, टार्क की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है। टार्क हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 40 न्यूटन। टार्क इज इक्वल टू 40 न्यूटन, 40 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 20। देखिए स्टूडेंट अब मसला क्या है, यहाँ पे हम आर की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हमें सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, मीटर में। यानी हम यहाँ से किसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। अब यानी 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड करना होता है और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मिलकर हमारे पास 1 मीटर बनता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो हो जाएगा 25, 1 इज 25, 25 4 जार 100, तो मेरे पास आंसर अब 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 को मैं इस तरह डिवाइडेड बनाऊंगा 4, तो पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 4 2 जार 8, मेरे पास यहाँ पे 10 में से 8 को माइनस करें 2, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और लगा दूंगा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 5 के साथ करूँगा, 5 4 जार 20, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो यानी 25 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा जब मीटर में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 क्या आ जाएगा, मीटर। तो अब मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर में गिवन, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.25। एफ इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय, अब इसको पॉइंट को ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे 1 लिखूंगा, 2 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस, तो अब मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 25, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 इज 25, 25 4 जार 100।
अब एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 4, तो डेट इज इक्वल टू 160। आप फोर्स आ जाएंगे 160, यूनिट क्या आ जाएंगे न्यूटन। तो मेरे पास अब यानी एफ की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 16 न्यूटन। यानी जब टार की वैल्यू 40 न्यूटन होगी और मोमेंट ऑफ आर्म हमारे पास कितना होगा 25 मीटर 0.25 मीटर होगा, तो उस वर्क टार्क जो प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी वो 160 न्यूटन लगनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमसे कहता है कि सन्ना हुज मेस इज 43 kg सेट्स 1.8 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सीसा। कहते हैं कि सन्ना जो है वो सीसा के सेंटर से बैठी हुई है जिसका मेस 43 kg है और वो सीसा के सेंटर से यानी 1.8 मीटर के फासले पे बैठी हुई है सीसा की वन एंड पे। फेज हुज मेस इज 52 kg, फेज जो है जिसका मेस 52 kg है वांट्स टू बैलेंस सन्ना, जो सन्ना को इस सीसा के ऊपर बैलेंस रखना चाहता है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा शुड फेज इट, कि वो जो जब बैलेंस होगा तो उस वक्त बैलेंस फेज सन्ना को सीसा के ऊपर बैलेंस रखने के लिए जब फेज का जो मेस है वो 52 kg है तो वो उसको सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर बैठना चाहिए कि हमारे पास सन्ना और फेज जो है वो सीसा के ऊपर बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो स्टूडेंट आंसर में हमें गिवन डेटा में हमें आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल 3 के गिवन डेटा में m1 की वैल्यू, यानी सन्ना का जो मेस है वो 43 kg है, m1 की वैल्यू हम ले लेते हैं। और फेस का जो मेस है डेट इज 52 kg, डेट इज फेस का मेस, m1 सन्ना का मेस, m2 जो आ जाता है वो फेस का मेस आ जाता है। और पिवट पॉइंट से सन्ना जो बैठी हुई है डिस्टेंस पे r1 की वैल्यू है वो 1.8 मीटर है, ये गिवन डेटा है। अब मालूम ये करना है, कहते हैं कि बैलेंस सन्ना को बैलेंस रखने के लिए फेस को सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बैठना पड़ेगा, यानी r2 की वैल्यू कितनी होगी। स्टूडेंट ये कुछ सिचुएशन डायग्राम से मैं क्लियर करता हूँ कि ये डायग्राम में सपोज कि ये मेरे पास शीशा है, ये पिवट पॉइंट है, सन्ना इस साइड पे बैठी हुई, इसका मेस मेरे पास 43 है और यहाँ पे फेस बैठे हुए, फेस का मेस मेरे पास 52 और सना का 53 है। अब सना बैठी हुई है पिवट पॉइंट से, मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है 1.8 है और फेज का जो डिस्टेंस है r2 है। वो हमें यही है कि बैलेंस कंडीशन रखने के लिए फेज का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। अब टार्क जो है वो हमारे पास मेस, देखिए इसका मेस कम था, इसका मेस ज्यादा है, इसका मेस कम था, इसका डिस्टेंस जो होगा वो मेरे पास क्या होगा ज्यादा है, लेकिन फेज का मेस ज्यादा है, फेज का मेस ज्यादा है लेकिन इसका डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में टार 1 और टार 2 आपस में बराबर होने चाहिए। टार बराबर होंगे जब, तो तब ये बैलेंस कंडीशन में होंगे, जब बैलेंस कंडीशन में होंगे तो टार दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और मेस पे भी करता है। देखें तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे टार्क 1 प्रोड्यूस हो रहा है, ये साइड नीचे की तरफ आ रही है, टार्क 1 प्रोड्यूस हो रहा है और ये साइड भी नीचे की, आर की वैल्यू भी है, फोर्स भी है, ये यहाँ से भी टार्क 2 प्रोड्यूस होगा। अब जब बैलेंस कंडीशन होगी, सन्ना और फेज एक दूसरे को बैलेंस कंडीशन में रख लेंगे तो टार्क 1 की वैल्यू उस वक्त टार्क 2 के बराबर होगी। तो यानी बैलेंस कंडीशन के लिए, तो एट बैलेंस कंडीशन स्टूडेंट कि मैं कह सकता हूं जब बैलेंस कंडीशन होगी तो टार्क 1 की वैल्यू टार्क 2 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब टार्क 1 मेरे पास किसके बराबर होता है, r1 क्रॉस f1 डेट इज इक्वल टू टार्क 2 किसके बराबर होगा, r2 क्रॉस f2 डेट इज इक्वल टू टार्क 2। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्चुअली फेज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बैठेगा कि हमारे पास उन दोनों का टार्क बराबर हो जाएगा, वो बैलेंस कंडीशन मीन कि हमें r2 की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। तो स्टूडेंट r2 को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, r2 डेट इज इक्वल टू r1 मल्टीप्लाई बाय f1 अब डिवाइडेड बाय, ये f2 r2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी तरफ चल के मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू f2। अब मैं इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, r2 इज इक्वल टू यानी मोमेंट ऑफ आर्म 2 की वैल्यू मालूम करने के लिए r1 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय f1 डिवाइडेड बाय f2 डेट इज इक्वल टू f2, r1 मल्टीप्लाई बाय f1 डिवाइडेड बाय f2। अब क्या हो जाएगा कि r2 डेट इज इक्वल टू r1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, r1 की वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाई बाय f1 की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली f1 क्या है, मेस, f1 में ले लूंगा, f1 जो है ये मेरे m1 जो है ये मेरे पास फोर्स ही है, एक्चुअली मेस होगा, मेस ही की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और ये जो m2 है इसको फोर्स
2 ले लूँगा। अब ये m1 जो है इसको मैं m1 को मैं f1 लूँगा। f1 जो है वो मेरे पास कितनी आ जाती है 43 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय f2 जो है वो कितनी है 52 आ जाएगी। अब जब मैं स्टूडेंट इनको रीअरेंज करता हूँ तो R2 की मेरे पास जब कैलकुलेटर में इस वैल्यू को मैं सेटअप करके वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.5 और डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ यूनिट क्या आ जाएंगे मीटर, यानी R2 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 1.5 मीटर होगी। अब फेस जो है वो पिवट पॉइंट से 1.5 मीटर के फासले पे बैठेगा तो तब सन्ना और फेस जो है वो सीसा के ऊपर बैलेंस कंडीशन में होंगे। अब देखें स्टूडेंट कि एक केस में मेस ज़्यादा था, लेकिन मेस ज़्यादा था तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ आर्म की मेस कम था, लेकिन सन्ना का मेस कम था लेकिन उसका मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा था। तब टार्क दूसरी साइड पे देखें मेस फेस का ज़्यादा था लेकिन उसका मोमेंट ऑफ आर्म 1.5 है, 1.8 से कम है, तो तब यानी टार्क 1 और टार्क 2 की वैल्यू बराबर आ जाती हैं। तो अब फेस को बैलेंस कंडीशन होने के लिए बैठने के लिए 1.5 यानी R2 की वैल्यू 1.5 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है कि 2 kids ऑफ विंगिंग 30, 100 न्यूटन एंड 350 न्यूटन आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ 6 मीटर लॉन्ग सीसा। कहते हैं किड्स कहते हैं स्टूडेंट बकरी के बच्चे को बोलते हैं, कहते हैं 2 किड्स, 2 बकरी के बच्चे हैं जो विंगिंग बैठे हुए हैं जिनका वेट है 300 न्यूटन और 350 न्यूटन वेट है और वो सेट हैं बैठे हुए हैं एट द एंड ऑफ 6 मीटर लॉन्ग सीसा, एक सीसा के जिसकी लेंथ टोटल सीसा की जो लेंथ है वो मेरे पास 6 मीटर है, उसके ऊपर वो दोनों एंड्स के ऊपर बैठे हुए हैं। द सीसा इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, जो सीसा है उसका पिवट पॉइंट भी है वो सेंटर, जो पिवट सीसा है उसका जो लेंथ है उसका सेंटर पॉइंट ही उसका पिवट पॉइंट कहलाता है, यानी सेंटर से दोनों साइड का डिस्टेंस बराबर है। स्टूडेंट यहाँ से लेके इस बात में वो कहता है द सीसा इज पिवटेड, यानी सीसा पिवट किया गया है, मिड पॉइंट है एट इट्स सेंटर, सेंटर पिवट पॉइंट या मिड पॉइंट जो है वो उसका सेंटर ही पॉइंट है, यानी दोनों साइड से R1 और R2 की वैल्यू क्या है सेम है। वेयर वुड ए थर्ड किड सेट so that the seesaw is in horizontal position, equilibrium in horizontal position। कहते हैं कि थर्ड जो किड्स एक बैठाएं हम किस साइड पे बिठाएं कि हमारे पास वो जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो। द वेट ऑफ थर्ड काइट इज 250 न्यूटन, जो थर्ड काइट है उसकी हमारे पास जो वेट है वो मेरे पास 250 न्यूटन है। तो गिवन डेटा में हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है स्टूडेंट। आंसर 4 में हमें गिवन डेटा में W1 की वैल्यू 300 न्यूटन है, W2 की 350 न्यूटन है, R1 की वैल्यू 3 मीटर और R2 की वैल्यू 3 मीटर, क्योंकि वो पिवट पॉइंट जो वो सेंटर है, सेंटर से दोनों साइड का डिस्टेंस सेम है तो R1 R2 की वैल्यू सेम हो जाएगी 3 मीटर बिकॉज के टोटल जो सीसा की लेंथ है वो मेरे पास 6 मीटर है। और W3 जो है वो मेरे पास आ जाएगा, जो थर्ड काइट बैठेगा उसका जो वेट है वो मेरे पास 250 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड हमें के R3 की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट कुछ सिचुएशन इस तरह से मेरे पास कि ये मेरे पास जो 1 काइट और ये 2 इधर बैठा हुआ है, इसका मेस 300 न्यूटन, इसका 300 है, इसका मेस 300 और इसका वेट जो है 350 है। अब इसकी जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से 3 मीटर और इसका भी 3 मीटर है, 3 मीटर। अब हम वो कहते हैं कि थर्ड काइट को हम किस साइड पे बिठाएं कि ये जो मेरे पास जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाए, यानी टार्क 1 और टार्क 2 की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। तभी देखें टार्क यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, मेरे पास टार्क की वैल्यू यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो रहा है टार्क 1 और टार्क 2। टार्क 1 और टार्क 2 की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी, टार्क 1 टार्क 2 के बराबर हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में टार्क तो उस वक्त बराबर होगा जब इसका मेस, और देखें आर की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, इसका मेस ज़्यादा है, फिर इट मीन टू की वैल्यू ज़्यादा है, 2 की वैल्यू ज़्यादा होने से हमने T1 की वैल्यू कम हो जाएगी, ये साइड नीचे आ जाएगी तो टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टार्क प्रोड्यूस होने से बचाने के लिए वैल्यू को सेम रखने के लिए इसका मेस मेरे पास क्या है कम है, तो इसका मेस कम है, क्योंकि आर तो दोनों के केसेस में सेम है तो इसका मेस कम है, तो फिर ये थर्ड काइट को इस साइड पे बिठाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे बिठाना पड़ेगा, जिसका मेस क्या है 250 न्यूटन, 250 मेस आ जाएगा थर्ड काइट का, उसको मैं बिठाऊंगा लेफ्ट साइड पे। अब देखते हैं तो देखें थर्ड काइट को जब स्टूडेंट इधर बिठाएंगे तो ये टार्क प्रोड्यूस करेगा, इसका भी मोमेंट ऑफ आर्म होगा और वो हमारे पास वो कहते हैं कि उस R3 की वैल्यू कितनी होगी। ये तो हमारे पास R1 और R2 जो हम ले रहे हैं ये R3 बैठेगा थर्ड काइट, इसका R पिवट पॉइंट से डिस्टेंस 3 मीटर होगा। कहते हैं कि अब थर्ड काइट को लेफ्ट साइड पे हम पिवट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे बिठाएंगे, यानी R3 की वैल्यू कितनी होगी, तो जब R3 की वैल्यू कितनी होगी कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो टार्क 2 है
ये बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, इन साइड पे 2 टार्क प्रोड्यूस हुए हैं, टार्क 1 प्लस टार्क 2 के मिलने से मेरे पास, यानी टार्क 1 प्लस टार्क 3 के मिलने से टोटल टार्क 2 के बराबर होगा। यानी बैलेंस कंडीशन में मेरे पास, बैलेंस कंडीशन उस वक्त आएगी जब टार्क बराबर होंगे, तो उस वक्त टार्क 2 की वैल्यू टार्क 1 प्लस टार्क 3 के बराबर होगी। मैं देखता हूँ स्टूडेंट, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में मेरे पास टार 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, टार 1 प्लस टार 3 के बराबर होगी। अब स्टूडेंट टार्क मेरे पास जो 2 है उसका फोर्स किसके बराबर होगी, वेट, यानी W1 जो है ये F1 के बराबर मैं लूँगा, W2 जो है वो F2 के बराबर, और W3 जो है वो F3 के बराबर है। तो अब यहाँ पे टार्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स। तो टार्क 2 में F2 मल्टीप्लाई बाय R2 डेट इज इक्वल टू टार्क 1 किसके बराबर, F1 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस टार्क 3 किसके बराबर होगा, F3 फोर्स 3 जो है वो मेरे पास कितनी है, फोर्स 3 जो है वो मेरे पास 2F3, ये 3 न्यूटन 250 है, F3 मल्टीप्लाई बाय R3। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे R3 की, यानी थर्ड साइड को हम लेफ्ट साइड पर जब बिठाएंगे तो पिवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मुझे R3 की वैल्यू चाहिए। मैं R3 की वैल्यू यहाँ पे छोड़ूंगा, क्या करता हूँ, F2 मल्टीप्लाई बाय R2, ये F1 मल्टीप्लाई बाय R1 इस साइड पे ऐड हो रहे हैं, उस साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएंगे, F1 मल्टीप्लाई बाय R1 डेट इज इक्वल टू ये R3 मल्टीप्लाई बाय F3 फिलहाल इस तरह से छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे R3 की वैल्यू चाहिए, R3 को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो ये मैं क्या कर देता हूँ, F2 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय R1, तो ये F3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ चल के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट R3 की वैल्यू मालूम करने के लिए मेरे पास आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय F3। अब इनको वैल्यू पुट करेंगे, F2 की 350 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय R1, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय F3 की वैल्यू 250। तो ये मेरे पास 350 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1050 आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो 900 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 250 आ जाएगा। अब मैं इनको जब 1050 में से 900 को माइनस करूँगा तो 150 बचेंगे, डिवाइडेड बाय 250 0 के साथ कट जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 25 रह जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 25 को मैं जब करूँगा तो R3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.6 यूनिट साथ आ जाएंगे मीटर में। तो मेरे पास यानी जो थर्ड गाइड को मैं बिठाऊँगा पिवट पॉइंट से, उसका डिस्टेंस जो R3 होगा वो 0.5 होगा। स्टूडेंट आज का आपके लेक्चर में 4th क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। आपने इन तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है नीट पेज के ऊपर, और आपने कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।